नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बसपा के अंदर जो समीक्षा बैठक चल रही थी, कार्यकर्ताओं से जो रिपोर्ट तलब की जा रही थी, पदाधिकारियों से जो रिपोर्ट तैयार करा जा रही थी, वो पूरी तरह से रिपोर्ट जो है तैयार हो चुकी है और उस रिपोर्ट को बसपा सुप्रीमो को सौंप दिया गया है। और अब इसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सारी सीटों पर तीसरे नंबर पर चली गई थी और बसपा का प्रदर्शन काफी खराब हो गया था, उस चीज से बहन जी जो है मायावती जी काफी ज्यादा खफा थी और उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेटरों और पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे रिपोर्ट तलब की थी। और अब इस समय जो है जितने भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सब ने रिपोर्ट तैयार करके बहन जी को रिपोर्ट सौंप दी है। और अब बहन जी इसमें आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। बसपा ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। प्रदेश में अकेले अपने बलबूते अपने दम पर चुनाव लड़ा था। हालांकि कुछ ऐसी सीटें जरूर रही हैं जिन पर बसपा को 1 लाख से ऊपर, कहीं पर 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख तक वोट मिला। पार्टी का प्रदर्शन कुछ सीटों पर काफी अच्छा भी रहा, लेकिन जिस तरीके से पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, उसको लेकर के बहन जी, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी कोऑर्डिनेटरों को और पार्टी के जो कुछ जिला अध्यक्ष हैं, उन पर अब जो है कार्रवाई भी हो सकती है। उन पे जो है उनके खिलाफ जो है पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इन सब चीजों को लेकर के अब आने वाले दिनों में समीक्षा होगी और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो जितने भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं, इनको कुछ दिनों पहले बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी कि आप अपनी अपनी लोकसभा सीट का आकलन करिए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसमें कई सारे पदाधिकारी जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके बयान भी लिए गए हैं। तो पूरा कुल मिलाकर के सभी 80 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार की गई है। ये पहली बार ऐसा है जब बहुजन समाज पार्टी में इतने बड़े स्तर पर जो है समीक्षा की गई है। हर एक सीट की रिपोर्ट तैयार की गई है, प्रत्याशियों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब सारी 80 लोकसभा सीटों का जो लेखा जोखा है, जो भी खाका है, वो सब तैयार हो चुका है और इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो बहन जी को सौंप दी गई है। अब बहन जी के ऑफिस में जो टीम बैठती है, उनके आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ जो उनके रणनीतिकार रहते हैं या उनकी टीम में दफ्तर में जो लोग काम करते हैं, अब वो इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। सारी 80 लोकसभा सीटों की जो रिपोर्ट बहन जी को सौंपी गई है, इस पूरी रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन, आकलन किया जाएगा। किस सीट पर कहां पर क्या गलती रह गई है, प्रत्याशी चयन में गलती रही या फिर चुनाव प्रचार कम हो पाया या फिर उस पार्टी या फिर प्रत्याशी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कारण क्या रहे हैं उसके पीछे, या फिर जो है पार्टी के वहां के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई है। अब ये रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है। अब वो इस रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करेंगी, अपनी टीम के साथ पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी और आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जब उनको रिपोर्ट मिली है तो उसके बाद इस रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है। इसके अलावा पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो उत्तर प्रदेश से लेकर के बाहर के जो भी पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भी बुलाया गया है। तो सुनने में आ रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि 23 जून को बसपा प्रदेश कार्यालय पर बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है और 23 जून को ही बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक में सीधे बहन जी जो है 1-to-1 पदाधिकारियों से बात करेंगी और आने वाले समय में पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कैसे मजबूती के साथ खड़ा किया जा सके, इन सब चीजों को लेकर के बैठक में चर्चा होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बहन जी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उस दिन 1-to-1 आमने सामने बात करेंगी और ये भी हो सकता है कि उसी दिन आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग का फैसला भी ले लिया जाए। आकाश आनंद को दोबारा से पार्टी की कमान दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में
हरियाणा में, महाराष्ट्र में और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इन सब के पहले उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा की सीटें खाली हो गई हैं उन पर भी उपचुनाव होना है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती है। बसपा का ऐसा मानना है कि उपचुनाव सत्ताधारी दल के द्वारा जीत लिए जाते हैं, साम दाम दंड भेद से उपचुनाव में बहुत ज्यादा निष्पक्षता नहीं रहती है, इसीलिए बसपा जो है उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती है। लेकिन अब इन सब रणनीति में पुरानी जो स्ट्रेटजीज रही है पार्टी की उनमें परिवर्तन किया जा रहा है और अंदर से ऐसी खबर आ रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी जो है उपचुनाव में भी हिस्सा ले सकती है, शामिल हो सकती है और इस बार विधानसभा के जो उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में उसमें बसपा अपने प्रत्याशी उतार करके रणनीति बना सकती है। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और उम्मीद के मुताबिक पार्टी को रिजल्ट भी नहीं मिले हैं, इसलिए पुरानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है। आकाश आनंद को फिर से लीडिंग रोल में वापस लिया जा सकता है। इन सब के अलावा कई सारे ऐसे पदाधिकारी भी हैं, काडर के लोग हैं, कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वापसी भी संभव है, जिसमें से जयप्रकाश जैसे लोगों का नाम भी शामिल है। तो अभी आने वाले दिनों में अब बसपा के अंदर आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के है, उपचुनाव को लेकर के। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव है उनकी भी पार्टी को मजबूती के साथ तैयारी करनी है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा जो प्रदेश है वो बसपा के लिए सबसे ज्यादा अहम है और हरियाणा में इसी साल के अंत में अक्टूबर तक जो है विधानसभा का चुनाव जो है वो प्रस्तावित है। तो इस साल के लास्ट तक हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होना है, वहां नई सरकार का गठन भी होना है। हरियाणा काफी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के लिए उर्वरक प्रदेश रहा है। एक समय में हरियाणा में बसपा वहां पर काफी सीटें जीतती रही है। हालांकि इस वक्त बसपा का प्रदर्शन खराब है, लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में बसपा ने एक समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा कुछ अच्छा करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करेगी। इसके अलावा कुछ समय पहले आकाश आनंद हरियाणा में अपनी यात्रा वगैरह भी निकाल चुके हैं, वहां पर वो कई सारी रैलियां और जनसभाएं भी कर चुके हैं। इसलिए हरियाणा कुछ ही महीनों के बाद चुनाव में जाने वाला है, इसलिए हरियाणा को लेकर के भी बहन जी कोई विशेष रणनीति बना सकती हैं। तो फिलहाल पार्टी में जो चुनाव, लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना बसपा को करना पड़ा है, उसको लेकर के पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस बार बहन जी ने बड़ी उम्मीद के साथ न एनडीए न इंडिया गठबंधन के साथ जा करके अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार जो है बसपा अकेले चुनाव मैदान में जाएगी और कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और जब बसपा अच्छी सीटें जीत करके आएगी उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि इंडिया के साथ रहना है या एनडीए के साथ रहना है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जो है राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों से भी दांव उल्टा पड़ जाता है। तो इसको आप राजनीति में एक नया प्रयोग भी कह सकते हैं। प्रयोग कभी सफल होते हैं और कभी असफल हो जाते हैं, लेकिन प्रयोग कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि जो प्रयोग होते हैं इनसे आने वाले समय में बहुत ज्यादा अनुभव मिलता है। तो बसपा के लिए अकेले चुनाव लड़ने का ये भी एक तरीके से 2024 में एक एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था। इन प्रयोगों से, इस प्रयोग से जो है आने वाले समय में बसपा को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो ये फायदा मिलेगा कि चुनाव में अब किस तरीके से गठबंधन करके जाना है, दूसरा ये है कि बसपा को किस तरीके से जो सीटें हैं उन पर समीकरण बैठा करके प्रत्याशियों का चयन करना है, कहाँ पर कौन सी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त करना। तो ये सब खामियां जब दूर हो जाएंगी तो आने वाले समय में बसपा जो है वो और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल सबकी नजर 23 जून को होने वाली बैठक पर है। 23 जून को बसपा सुप्रीमो बहन जी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। तो देखना है 23 तारीख को बसपा के अंदर संगठन में बसपा को नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति और ताकत के साथ फिर से खड़ा करने को लेकर के बहन जी 23 तारीख को क्या फैसला लेती हैं। 23 तारीख की जो बैठक बसपा की प्रस्तावित है उसमें बहुत सारे बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में बसपा की दिशा और दशा तय होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है इस पर कमेंट करके आप हमें अपने सुझाव जरूर दें।
आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।